फ्रेंड्स, पिछली बार हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे थे और बहुत सारे सोर्सेस हमने यूज़ किए और 45 ट्रिलियन पाउंड का जो डॉलर्स का जो हिसाब है उत्साह पटनायक ने जो दिया है, हो सकता है कि वो अंडर एस्टिमेट्स हो, क्योंकि बहुत सारे खर्चे जो हैं वो तो अकाउंटिंग में ही नहीं जाते। सोर्सेस बहुत सारे थे, लेकिन बाय चांस जो है डॉक्टर राज वेदम की एक नई वीडियो आई थी, उन्होंने रेफरेंस दिया विल ड्यूरेंट का। हालांकि उनका एक रेफरेंस मैं मिडेवल इंडिया में दे चुका था, पर 1930 में उनकी ये बुक छपी, द केस फॉर इंडिया। ये साहब आए थे ये सोच करके कि 5000 पुरानी सिविलाइजेशन है, कुछ ज्ञान मिलेगा यहाँ पे। पर जब यहाँ पे आकर के उन्होंने हालत देखी तो ज्ञान तो खैर वो सब भूल गए, बल्कि जो है पूरे की पूरे हालात उन्होंने लिख डाले। 4.5 चैप्टर हैं कुल मिलाकर के, पर हर चैप्टर में 100+ रेफरेंसेस दी हुई हैं उन्होंने। शुरुआत कैसे कर रहे हैं? I saw such things in India as made me feel that study and writing were frivolous things in the presence of a people, 1/5 of human race, suffering poverty and oppression, bitterer than any to be found elsewhere on the earth. I was horrified. I had not thought it possible that any government could allow its subjects to sink to such misery. और उन्होंने पूरे हालात बयान किए हैं कि किस तरह से जो है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। पहले तो जो उनके जेन्युइन एक्सपेंसेस थे सरकार के, वो तो होते ही थे। उसके बाद करीब इस दौरान उन्होंने 150 साल से ऊपर में 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी पूरी दुनिया में, और जिनका सारा खर्चा जो है उन्होंने हिंदुस्तानियों से वसूल किया। चाहे वो असला बनाने का था, चाहे वो ऑफिसर्स की सैलरी थी, चाहे लेबर इन्वॉल्व थी, किसी भी तरह से, चाहे रेलवे का खर्चा वगैरह था, वो सारा जो है उन्होंने उससे वसूल किया। और तीसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो था ही। जो भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता था उसका प्रॉफिट वापस कभी नहीं लौटता था, और जो इंपोर्ट होता था उसका खर्चा यहाँ से लिया जाता था। और चौथी बात, जो लोग 5 साल यहाँ जॉब करके जाते थे, उनकी सैलरीज, उनकी पेंशन 2 करोड़ पाउंड के आसपास हो जाती थी। और किस हालात में, किस तरह से उन्होंने ये सो कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स किए, परमानेंट जिम्मेदारी की, कैसे लूटा, किस तरह से गरीब बनाया लोगों को, आर्टिजन्स को कैसे ख़त्म किया, ये सारी की सारी चर्चा जो है विल ड्यूरेंट ने बहुत अच्छी तरह से की है। हालांकि कुछ बातें हम लोग, जैसे थंजावुर की बात हमने की, अगर हिंदुस्तान का पैसा वहाँ ना जाता, अगर यहाँ के कारीगरों को बेकार ना किया जाता, उनको तो स्टील तक बनाना नहीं आता था, जो उन्हें टेक्नोलॉजी जो है वो दक्षिण भारत से सीखी, जिसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल हुई। सारे के सारे हालात जो हैं, इकोनॉमी के बारे में तो सब लोग फ्रीली लिखते हैं, इवन बिपिन चंद्रा भी काफ़ी खुल के लिखता है, लेकिन विल ड्यूरेंट जो है इसने काफ़ी इलेबोरेटली लिखा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक चैप्टर उन्होंने, ऐसे अमेरिकन है वो, एक चैप्टर में उन्होंने फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रिटिश लिखा है, और उसी का एक पार्ट जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन लिखा है। एक नए तरह की बात जो समझ में आती है कि अंग्रेज़ अगर होता मैं तो क्या लॉजिक होता मेरा, और अगर मैं हिंदुस्तानी होता तो क्या लॉजिक होता। उसके बावजूद कुछ बातें हैं इकोनॉमी के बारे में बताने लायक। In 1915, the Statistical Department of Bengal, the most prosperous of India's provinces, calculated the average wage of the able-bodied agricultural labor to be
pound 3.6 per month. His hut is of branches, often open at the sides and loosely roofed with straw, or it is a square of dried mud adorned with a cot, dried mud, covered with mud, sticks and leaves. The entire house and furnishing of a family of 6, including all their clothing, are worth £10. एक आम आदमी की जो है कुल जायदाद 10 पाउंड से ज्यादा की नहीं थी। मतलब ये हालत जो है आज के जो बहुत सारे बीपीएल हैं, जो शहरी लोग उनको नहीं समझ सकते। जो हंटर गैदरर हैं, बिरहोर लोग जिनके बीच में काम करता हूँ, उनके घर भी ऐसे ही होते हैं। घर ना होते अगर सरकार ने उनको मकान बना के ना दिए होते, बिरसा मुंडा निवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, अटल योजना है, किसी भी नाम से दिए गए हों, एक कमरा जिसमें दरवाज़ा भी नहीं है, 1-2 दरियाँ, 1-2 थाली कटोरी चम्मच, एक कढ़ाई, कपड़े भी जो पहने होते हैं वही जाते हैं जब नहाने, वहीं से धो के वही पहन करके वापस आ जाते हैं। तो वो हालत जो है वो बता रहा है। The peasant cannot afford newspapers or books, entertainment, tobacco or drink. Almost half his earning goes to the government, and if he cannot pay the tax, his holdings, which may have been in his family for centuries, is confiscated by the state. टैक्सेस तो थे, जितने भी थे बहुत ज़्यादा थे। वो तो जो ज़मींदारों को टैक्स लगते थे वो अपने करिंदों से वसूलते थे, और बहुत सारे ज़मींदार करिंदे बन गए, बहुत सारे नए ज़मींदार बने, क्योंकि जिनके पास पैसा था उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और सोर्स नहीं था। In Bombay in 1922, despite the factory acts of that year, the average wage of cotton workers was 33 cents. जबकि मालिकों का फायदा 125% हुआ था। ये हालत थी। लोग क्यों जाते थे फैक्ट्रीज को? क्योंकि किसानी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो टैक्स नहीं दे पाते थे, ज़मीनें बेचनी पड़ती थी, ज़िंदा रहना है तो कोई चारा नहीं है, और फैक्ट्री में जाते थे तो उसके भी टैरिफ ब्रिटिश ने कंट्रोल किए होते थे, सैलरीज जो हैं वो ब्रिटिश डिसाइड करते थे। यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, वो जो है करीब करीब निग्लिजिबल टैक्स होता था, वहाँ से जो इंपोर्ट होता था वो 70 to 80% उस पर लगा दिया जाता था टैक्स। कुल मिलाकर के जितनी जो कुछ भी हो सकता था और जैसे भी हो सकता था, हर तरह से रेलवे उन्होंने बनाया, फायदा होना चाहिए था, पर रेलवे की पूरी जो है खर्चे वो हमसे वसूले जाते थे। गोरों को कोई टैक्स नहीं लगता था, हम लोगों को जो है वो कैटल क्लास में भर्ती करके घाटे में फिर भी चले जाते थे। और इस वजह से जो है, क्योंकि उनका जो भी होता था आना जाना माल ढोना वो तो फ्री होता था, फ्री मतलब हमारे खर्चे पे होता था। तो इस चक्कर में जिस साल ये किताब लिखी गई है 1930, तब तक जो है रेलवे का जो कर्जा है वो करीब करीब 10 करोड़ पाउंड से ज्यादा हो गया था। हर चीज पे टैक्स हो जाता था। तो उसने पूरा हर चीज को एक्सप्लेन किया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक तरफ तो हमारा हाल हो रहा है कि हमें पैसे के लिए मोहताज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा का हमारा हाल क्या था, मैंने शायद शुरू में चर्चा की थी पहले से। धर्मपाल जी गांधी जी के चेले थे, और गांधी जी ने उनको कहा कि ब्रिटिश म्यूजियम के सारे डॉक्यूमेंट्स को नोट करके लाओ। फोटोकॉपी की कोई प्रोविज़न नहीं होती थी। 23-24 साल तक वो वहाँ अपने हाथ से पूरे का पूरा लिख के लाए। अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया था, उसको छपने नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के इतिहासकारों ने वो यूज़ नहीं किया।
लेकिन उससे पहले जो है जो गरीब हमारा बनाने का जो दौर था, जो पहले से चला आ रहा था मिडिवल इंडिया से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक पढ़ने को मिली है कि मुगलों ने जो है हमारे बहुत सारे वाटर सोर्सेज जो थे, खासतौर से झीलें जो थी, उनको तहस नहस कर दिया था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, खालिद अहमद हैं, नेट पे अवेलेबल है उनका आर्टिकल, द शिया ऑफ इराक एंड द साउथ एशियन कनेक्शन .net पे क्या लिखते हैं। In the late 1970s, even as the Mughal Empire was tottering under the blow of Marathas, the Chief Minister of Awadh, Hassan Raza Khan, made a contribution of rupees 5 lakh towards the construction of a canal known as Hindia Canal. When it was completed in 1803, it brought water to Najaf. नजफ जो है वो इराक में है। लाहौर बेस्ड हिस्टोरियन खालिद अहमद राइट्स, so big was the diversion of water from the Euphrates that the river changed course. The canal became a virtual river and transformed the arid zone between cities of Najaf and Karbala into fertile land that attracted the Sunni Arab tribes to settle there and take to farming. और उन पे ये भी आरोप लगता है कि मुगलों ने कोई नहरें बनाई नहीं, या मिडिवल इंडिया के 350 साल में नहरें बनाने पर जोर नहीं दिया गया, इक्का दुक्का केसेस छोड़ दिए जाएं तो ये तो तब की हालत थी। और लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उससे पहले जितने भी रजवाड़े लोग होते थे, इवन ब्रिटिश टाइम पे जो रजवाड़े थे, वो पानी के सोर्सेज का बहुत ध्यान रखते थे। बावड़ियाँ जो हैं आज भी याद आती हैं हमें। दिल्ली में जो है 850 से ज़्यादा वाटर सोर्सेज थे, बावड़ियाँ थी। और अब जो है हालत ये हो गई है जब दिल्ली की कि कुछ किया जाए तो देखा कि करीब 80 बावड़ियाँ हैं जो आज भी काम की हैं। उनकी साफ़ सफाई करके उनमें से पानी का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और बाकी कुछ जो और बावड़ियाँ जो हैं उनका उद्धार किया जा रहा है, कुछ एक का, सबका तो खैर हो नहीं पाएगा। हम तो इतने लालची हैं कि जहाँ पानी देखते हैं ऊपर में मिट्टी डाल के और ऊपर पे जो है घर बना लेते हैं। तो एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक संजय चक्रवर्ती हैं, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। उन्होंने जो है जून 2019 में नेट पे अवेलेबल है, उन्होंने एक किताब लिखी है, द ट्रूथ अबाउट अस, द पॉलिटिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मनु टू मोदी। क्या लिखते हैं कि पहले जो है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को अंग्रेज़ों ने उनमें से मनुस्मृति को जो है एक अलग दर्जा दे दिया। मैंने आपको बताया भी है कि 23 स्मृतियां हैं, उनमें से एक ही क्यों, उससे पहले जो है हिंदुइज्म जो है इट वाज जस्ट एन आइडियोलॉजी, कभी बात भी नहीं होती थी। और जो ब्रिटिश सेंसस के जो लोग हैं उनकी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती जो है उन्होंने सिंपल कैटेगरीज अपनी तरफ से बनाई जिसको कि कास्ट कहा गया। पर सबसे बड़ा जो मुद्दा था, आप अगर डिस्ट्रॉय करना है तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सर्वे करवाए। क्या करवाए? A survey was ordered in 1822 and was conducted by the British district collectors. In the surveys, it was found that the Bengal Presidency had 1 lakh village schools. In Madras, there was not a single village without a school. In Bombay, if the village population was nearly 100, the village had a school. Teachers as well as students of all castes were in these schools. The Brahmins accounted 7% to 48% of the teachers. And rest of the teachers
in any district came from other caste. Further, all children had their education in their mother tongue. वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए हमारे सिस्टम से कि एक ब्रिटिश से मिस्टर बेल, क्रिश्चियन मिशनरी मद्रास में, वो इंडियन स्कूल सिस्टम को इंग्लैंड ले गए और वहाँ उन्होंने ये सिस्टम का प्रचार प्रसार किया। लेकिन देखा क्या गया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उन्होंने देखा कि गांव का जो स्कूल है वो मंदिर में है और आम लोग जो हैं अपने मन से डोनेट करते हैं। हमारी कलाकारी बहुत थी, आर्टिजन्स का काम बहुत अच्छा चल रहा था, हमारे वर्कर्स जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हमारे ट्रेडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हमारे शिल्पी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैंने आपको राजा राजा की बात बताई, तंजावुर की बात बताई, सारे देश में यही था। हमारे यहाँ जितनी बिल्डिंग्स बनी, नॉर्थ में साउथ में आपको एक से बढ़ के एक मंदिर मिलते हैं, वो जो सब इस्लामिक रूल से बच गए, नॉर्थ में नहीं बचे। नॉर्थ में कोई भी टेम्पल इक्का दुक्का जो हैं आपको वो मिलते हैं 300-400 साल पुराने, उससे पुराने नहीं मिलते। तो हमारे यहाँ जिनको आप लोअर कास्ट कहते थे, कलाकार, आर्टिजन, वर्कर्स, हर तरह का प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर्स, उन्हीं की वजह से समृद्ध थे हम लोग। तो जब अंग्रेज़ों ने टैक्स इतने ज़्यादा कर दिए, हर तरह का काम जो है वो महंगा हो गया, यहाँ के जो प्रोडक्शन थी, कानपुर हुआ, ढाका हुआ, आज भी लोग याद करते हैं। बचपन में एक कविता पढ़ी थी, अमृतसर के शाल दुशाले, दक्षिण के चटपटे मसाले, रेशम लाएंगे बंगाली, जिनकी साड़ी बने निराली। बंगाल के रेशम का सुनते हैं कि इतना महीन होता था कि अंगूठी से पूरा थान निकल जाता था। तो जब अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय करना था और किया, हर तरह का काम जब बंद हो गया, किसान के पास पूंजी नहीं रही, वो लेबर बन गया, आर्टिजन्स के पास काम नहीं रहा क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा थे कि नहीं कर पा रहा था, उसको भी मजबूरी में किसानी का या किसानी मजदूरी का काम करना पड़ा। तो जितने भी सोर्सेज थे मंदिरों के लिए, स्कूल्स के लिए, वो हो गए बंद। लोगों के पास स्कूल जाने तक के लिए जो है फुर्सत नहीं थी काम से। पढ़ाने वालों के पास सर्वाइवल के लाले पड़ गए, अपने आप बंद होने से। तो जब ये 1820s में जो है सर्वे किया गया तो पता लग रहा है कि एजुकेशन हमारे यहाँ 98% के करीब थी और इससे ठीक 100 साल बाद करीब 7% बची थी। तो जब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है उनको लागू करना था और पुराने बंद करने थे, तो उन्होंने क्या किया कि क्योंकि लोग ब्राह्मणों की बात ज़्यादा मानते थे और ब्राह्मण फुटपाथ पे थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बीड़ा दिया कि आप सरकार की तरफ से स्कूल खोलो। अंग्रेजी का दायित्व भी दिया, स्कूलों में फीस भी होती थी। जब मोस्टली लोग भूखे नंगे होंगे तो कहाँ से फीस लाएंगे, क्योंकि 1930s में एक टीचर की सैलरी 5 से 7 पाउंड होती थी, पेड होता था सब कुछ। और जब जो है इस तरह के स्कूल, बाद में फिर मिशनरी स्कूल खड़े किए गए। शुरू में मिशनरीज को नहीं लाया गया क्योंकि कंपनी को ये लगता था कि मिशनरी से लोग भड़क जाएंगे और हमारे जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं उसको नुकसान होगा। तो 1830 से जो है कोशिश चली और 1870s तक जो है मिशनरी स्कूल खुलने शुरू हुए और उसके बाद फिर नियम बना दिया गया कि सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो इंग्लिश में पढ़े होंगे।
और एजुकेशन का जो असर होता है, जो स्कूल एजुकेशन का असर होता है, वो हम सबको पता है। हम बचपन के जो अपने टीचर्स हैं आज भी याद करते हैं उनको। कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को हम चाहे भूल जाएं। तो जब ये सिस्टम बनाया गया तो फिर ये बताया गया लोगों को कि ये देखो, ये हैं आपके एक्सप्लॉइटर सही मायने में। ब्राह्मण जो हैं, अगर वो ब्राह्मण थे, इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज। इट वॉज जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशनल ग्रुप। विल ड्यूरेंट भी लिख रहा है। तो सारा आरोप जो है मनुस्मृति में मैंने बताया, इधर उधर करके सारा आरोप ब्राह्मणों पे थोप करके कि आपकी गरीबी के लिए, कंगाली के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं और ये लोग आराम से बैठे। गलती थी ब्राह्मणों की कि उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया। गलती क्या थी? अपराध कहना चाहिए बल्कि। और खामियाजा भुगता पूरे देश ने। खैर, तो मैकाले ने जो उसके बाद जो कुछ भी लागू किया वो तो हम सब जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। गवर्नमेंट ने जो सिस्टम शुरू किया, मैंने बताया, जब इंग्लिश आ गई और फीस आ गई तो एजुकेशन तो खत्म होनी ही होनी थी। और ब्रिटिश सिस्टम ने जो कुछ लागू किया, उनको अपने फेथफुल चाहिए थे। हमारे जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर्स हैं वो सारे वेस्टर्न एजुकेटेड थे। उनके जितने भी जो सोच है मोस्टली वेस्टर्नाइज थी। बहुत ज़्यादा मैं तूल नहीं देता उनकी भूमिका को, खैर वो बात अलग है। लेकिन किस तरह से जो है फिर से हम लोग बात करेंगे विल ड्यूरेंट की, और उससे पहले लेकिन बात हम करेंगे के.एस. लाल की। के.एस. लाल ने किताब लिखी है ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन ड्यूरिंग इस्लामिक रूल। हालांकि उस टाइम में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। बैकवर्ड्स की बात करनी चाहिए। वो क्या लिखते हैं? द लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कॉमन सिटीजन्स मेड इवन सिंपल पेजेंट्स एंड देयर किथ एंड किन टू आर्म देमसेल्व्स फियरिंग फोर्सिबल कन्वर्शन और बीइंग सोल्ड एज स्लेव। मैं आपको 2-7 लोगों की बात बता चुका हूं इस बारे में। एक एग्जांपल देते हैं वो सतनामीज के बारे में। द सेक्ट वॉज ऑफशूट ऑफ रायदासीज। At last, Aurangzeb crushed them by sending 10,000 troops, March 1672, and facing a most obstinate battle in which 2,000 Sanatanis fell on the field and many more were slain during the pursuit. Those who escaped spread out into small units so that today there are about 15 million Sanatani Harijans. Chapter 7, The Legacy of Muslim Rule in India, K.S. Lal. तो के.एस. लाल ने तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल बताए हैं, पर्टिकुलरली इस्लामिक रूल के बारे में, कि किस तरह से जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय की गई। लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश की। तो जब आपका सेंसस आता है, जब सही मायने में कास्ट बनाने की बात आती है, कास्ट तो थी नहीं, मैंने आपको बताया भी है। और हाल ये है कि जब 1931 सेंसस आता है और आपके बी.एस. गुहा जो हैं उसके इंचार्ज हैं, किस तरह से डिवीज़न होता है आपकी कास्ट का, जो फाइनली जो है दैट वाज द लास्ट कास्ट सेंसस ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर आप कच्चे मकान में रहते हैं तो आप बैकवर्ड हैं। अगर घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो आप बैकवर्ड हैं। अगर आपके घर में टॉयलेट नहीं है, पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं है, चूल्हा पक्का नहीं है, तो आप बैकवर्ड हैं।
ये सारी बातें तो इम्पोज की गई थी भाई लोगों पर। इन्हीं लोगों को तो बाद में शेड्यूल कास्ट बनाया गया। और रिजली ने 1901 में जो है वो नेजल इंडेक्स के बेस पे डिसाइड कर रहा है कि कौन अपर कास्ट है कौन लोअर कास्ट है, और हम मान भी रहे हैं इस बेवकूफी को। अंग्रेजों की नाक पतली होती है, पतली लंबी, तो इसलिए वो हायर कास्ट हो गया जिसकी पतली लंबी हुई। जिसकी चौड़ी होगी उसका नेजल इंडेक्स जो है वो ज्यादा होगा, वो लोअर कास्ट हो गया। जैसे अफ्रीकन में भी ऐसे ही होता है। इस तरह से उन्होंने रेशियल डिवाइड किया था, इस तरह से उन्होंने कल्चरल डिवाइड भी किया था। तो पहले उन्होंने जो है बनाए, हाँ अनटचेबिलिटी जो है उसकी शुरुआत डेफिनेटली पहले हो चुकी थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो पहला जो आपको मिलता है एविडेंस टॉयलेट्स का, वो आपको मिलता है जहांगीर के टाइम पे, जबकि 100 फैमिलीज के लिए टॉयलेट्स बनाए थे उसने। मैंने पहले किसी वीडियो में कहा है। और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने शुरुआत की, ये भी बात मैं बता चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ी जो मुद्दा उठता है अनटचेबिलिटी का, वो कहां से उठता है? अंग्रेजों से। मैं आपको ये भी बता चुका हूं किसी वीडियो में कि अंग्रेज जो हैं 16वीं सेंचुरी तक नहाते धोते ही नहीं थे, 3 महीने 6 महीने साल भर। आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। लेकिन जब उन्होंने हमारी लोकल इंडस्ट्रीज बंद कर दी, हम तो लकड़ी के सैंडल पहनते थे, चमड़े की जरूरत तो हमें होती ही नहीं थी। हम तो जंगल जाते थे टॉयलेट। लेकिन जब अंग्रेजों ने मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगाई तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज थी। तो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, चमड़े की इंडस्ट्री है, केमिकल्स की इंडस्ट्री है, किसी भी तरह की जो इंडस्ट्री होती है वो पॉल्यूटिंग होती हैं, और उनका पॉल्यूशन जो है हमारी नदियों में धड़ल्ले से जाने लगा। वही जो पॉल्यूशन जो है, जो लोग काम करेंगे वो पॉल्यूटिंग हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो है पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते आज जो हालत हुई है हमारी गंगा और यमुना की, वो तो सब जानते हैं। पर कुल मिलाकर के पॉल्यूशन का जो एक मेजर जो, ये नहीं कि हम उनके सिर ठीकरा बांधें, हम सब जानते हैं उनका टेम्स का क्या हाल था। हम जानते हैं कि शुरुआत वहाँ से हुई थी, पर इसका मतलब तो हमें कभी नहीं ये कहना चाहिए कि अभी तक जो कुछ भी है वो उनकी वजह वो है। अब तो हमारा देश है, और अपने देश के लिए भी हम क्या कर रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं। पर कुल मिलाकर के जो शुरुआत हुई, अंबेडकर जी भी कहते हैं शूद्रा नाम की कोई चीज नहीं थी, हमें वंचित कर दिया गया ज्ञान से। आप ज्ञान से वंचित कर दिए जाएं, आप संसाधनों से वंचित कर दिए जाएं, और आप सामाजिक स्तर से वंचित कर दिए जाएं। इस तरह से होती है शुरुआत नीचे के सामाजिक स्तर की। और ये भुगतना किसको पड़ता है? अगर कायदे से देखा जाए तो भुगतता तो सारा समाज है, क्योंकि जो पर कैपिटा आप जिसको भी कहते हैं, वो जो नुकसान होता है पूरे देश का होता है। अंग्रेज जब आए थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखते हैं विल ड्यूरेंट, अंग्रेजों का तर्क था कि अगर हम यहाँ ना जीतते तो पुर्तगाली जीत जाते, स्पेनिश जीत जाते, डच जीत जाते, हिंदुस्तान को तो गुलाम होना ही था।
ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि वो हायर सिविलाइजेशन के अंडर जो है वो आता है। और एक बड़ी ही जहरीली हिस्टोरियन हुई हैं इंग्लैंड की, कैथरीन मायो। बहुत कुछ उन्होंने हमारी परंपराओं के बारे में लिखा है, लेकिन जो सोशल एंगल से जो वो लिखती हैं, मेयो क्या लिखती हैं, वो ये लिखती हैं कि यहाँ जो है नशे की बहुत बड़ी लत है लोगों को, जिसकी वजह से इनको सेल्फ रूल का हक नहीं होना चाहिए। इनकी सोच जाती रही, ये कुछ करने के लायक ही नहीं। जबकि विलियम बेंटिंग ने जो है बड़ी क्लियरली कहा था कि हिंदुस्तानी लोग जो हैं इतने सीधे होते हैं, उनमें बड़े सादा जीवन, खान पान सीधा, और किसी भी तरह का ऐब बिल्कुल नहीं होता। ऐब की शुरुआत भी क्राउन ने की थी, ब्रिटिश क्राउन ने। ब्रिटिश क्राउन ने ठेके खोले अफीम के भी और शराब के भी, और उनको इतनी इनकम होती थी, मतलब शिक्षा पे वो जितना खर्च करते थे उससे 3 गुना ज्यादा इससे इनकम होती थी एक्साइज से। ये बेचना तो सरकारी उसमें था। और मैं ये कहती है, और आज भी अगर आप देखें बहुत से गरीब परिवार, यहाँ तो क्या यूएस में भी लेबर कम्युनिटीज़ हैं कुछ, जो बचपन को जो शुरू से ही जो है बच्चों को अफीम चटाती हैं। कारण 2 हो सकते हैं, एक तो बच्चा बेसुध पड़ा रहेगा, माँ आराम से काम कर पाएगी, या फिर ये कंसेप्ट होता है अमेरिकन में है उनमें कि अफीम से जो है बच्चा रफ एंड टफ हो सकता है, सो दैट वो जब बड़ा होकर के लेबर बनेगा तो उसको आराम से नौकरी मिल जाएगी। तो उन्होंने जो है शुरू किया अफीम। पहले नहीं था, शराब नहीं थी, शुरू की उन्होंने, तो फिर क्या बचा? तो कुल मिलाकर के एजुकेशन और इकोनॉमी और सब मिलाकर के विल ड्यूरेंट लिखते हैं, देयर आर नाउ इन इंडिया 7,30,000 विलेजेस एंड ओनली 1,62,000 15 प्राइमरी स्कूल्स. Only 7% of the boys and 1.5% of the girls receive schooling. That is 4% of the whole. Such schools are government, as the government has established, are not free. मैं बता चुका हूँ जैसे आपको। वो कहते हैं कि हमें विमेन टीचर्स नहीं मिलती क्योंकि विमेन को जो है खतरा होता है। विल ड्यूरेंट लिखता है कि जितना खतरा न्यूयॉर्क में औरतों को होता है, उससे भी कहीं कम खतरा जो है हिंदुस्तान में औरतों को होता है। तो ये कहना तो एकदम गलत हो गया। लेकिन वो फीस जो है 1911 में गोखले ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, यूनिवर्सल कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, लेकिन सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। और 1916 में पटेल ने इंट्रोड्यूस किया था। कमेंट क्या किया लाला लाजपत राय ने कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को स्कूल नहीं दे सकती, जबकि 8 सेंट पर हेड का खर्चा आता है सेकेंडरी स्कूल में और यूनिवर्सिटी में, और जहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है और हिस्ट्री, लिटरेचर, कस्टम्स, मॉरल जो हैं वो अंग्रेजी में सब पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जितना इंडिया में खर्चा होता है टोटल एनुअली, वो न्यूयॉर्क स्टेट में एजुकेशन पे खर्चा होने का सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट से आधे के बराबर है। जबकि दुनिया में सारे स्कूल्स में, दुनिया के स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे थे। ब्रिटिश इंडिया में जो है जो खर्चा जो है वो
2 मिलियन पाउंड्स होता था, और उसी टाइम पे जो आर्मी है उस पे खर्चा था 43 मिलियन पाउंड। 4 करोड़ 30 लाख पाउंड खर्चा हो रहा है आर्मी पर, और स्कूल्स पे खर्चा हो रहा है 20 लाख पाउंड। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हालात ऐसे बनाने ही थे उनको हर तरह से। ये जो अफीम का जो है, इसके लिए भी जो इंडियन लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने कई बार सरकार से कहा कि इसको रेगुलेट किया जाए, पर सरकार अफीम प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों में से जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, चीन के साथ अफीम युद्ध हुआ था बहुत बड़ा। भारत से एक्सपोर्ट होती थी और जिससे ब्रिटिश को बहुत आर्थिक सहायता मिलती थी। और ये जो लाइसेंस जो दिए जाते थे शराब और नशे के लिए, तो 1922 में जो है सरकार को इनकम हुई थी 6 करोड़ पाउंड, जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटी के खर्चे से 3 गुना ज्यादा थी। सारा कुछ जानबूझ के, जिसको भी आपने बिगाड़ना है आपके लिए कोई कमी नहीं होती। गरीब आदमी को बिगाड़ना, अशिक्षित आदमी को बिगाड़ना आसान भी होता है, और जो सत्ता वाले हैं, ये लिखता है विल ड्यूरेंट, देयर आर राइट्स बिटवीन मुस्लिम्स एंड हिंदूज इन इंडिया बट ओनली इन द ब्रिटिश प्रोविंसेस, स्ट्रेंज टू से दे आर रेयर इन द नेटिव स्टेट्स। जो सत्ता की चाल उस समय चली जाती थी, आज भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। और शुरू में तो काफी नाराज थे अंग्रेज मुस्लिम से, लेकिन धीरे धीरे जो है डिवाइड एंड रूल के हिसाब से मेजॉरिटी के साथ खुश रहना मुश्किल था। इसलिए जब वो परेशान हो गए, मैंने एक वीडियो में कहा भी है कि इतने परेशान हो गए थे वो कोलकाता में कि वो अपनी राजधानी को दिल्ली ले आए। और विल ड्यूरेंट कहता है कि एक वजह ये भी थी कि वो मुस्लिम्स को अपने नज़दीक लाना चाहते थे, इसलिए वो लेकर के आए। तो जो भी हालात हम भुगत रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, वो सारे की जड़ जो है हम आराम से ढूंढ सकते हैं अपने अतीत में। पर सवाल ये है कि क्या यही हमारी नियति है? अब हम जानते हैं हम सब एक हैं। जब हम जानते हैं कि हम सब लोगों ने संघर्ष किया है, जब हम सब जानते हैं कि हमें लड़ाया जाता है, जब सब जानते हैं कि हमारे मुद्दे एक ही हैं, गरीबी से लेकर के एनवायरमेंट तक, तो हम उसके लिए संघर्ष क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं भूल सकते ये जो डिविजन्स हैं? क्या अछूतों और दलितों के चेहरे अलग अलग होते हैं, बनावट अलग अलग होती है? डॉक्टर अंबेडकर ने 2 स्टडीज का रेफरेंस दिया था, मैंने बताया भी था। एंथ्रोपोमेट्रिकली जो यूपी के जो दलित हैं, दे आर मोर क्लोज टू ब्राह्मण्स देन अदर कास्ट। तो ओरिजिन कितनी दूर का होगा? क्रिएट किया गया। और इसी वजह से हम जो डिवाइडेड नेशन हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुकती है। हमारी इंटीग्रेशन के लैक की वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन टेंशन, पता नहीं क्या क्या होता है। अब एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। हम लोग जो हैं आमतौर पे ये कहते हैं कि ये जो लोग
झुग्गियों में रहते हैं, वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, समझते नहीं है किसी चीज को। कहने वाले गलत नहीं है, पर तर्क क्या है? टीवी में विज्ञापन आप देखते हैं, 5 साल की उम्र में 90% डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का, और 6 साल की उम्र में 95%। At birth, brain is about 1/4 of the total adult brain size. By 12 or 13 years, the brain is fully developed. जब ब्रेन डेवलप होना है तो न्यूट्रिशन चाहिए। पहले तो गरीब आदमी को न्यूट्रिशन की समझ ही नहीं होती। दूसरा, गरीब आदमी के लिए बच्चा इज ऑलवेज एन इकोनॉमिक एसेट। बच्चा पैदा होता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल माँ का दूध पीता है, उसको माना ही नहीं जाता कि कोई खर्च हो रहा है। माँ की सेहत गिरती रही चाहे। 2 साल की उम्र में वो आधी रोटी खाने शुरू करता है, 6 साल की उम्र में वो 1 रोटी खानी शुरू करता है, और तब तक वो इकोनॉमिक एसेट बन जाता है। हमारा जो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस सिस्टम है, हमको एकदम फिर से सोचना चाहिए। ब्रेन का डेवलपमेंट जो है, मैंने अपनी एक वीडियो में ये बात कही भी है, मस्ट रिजर्वेशंस गो। एक वीडियो है, मेरा दूसरा चैनल है मेरे ही नाम से, कैसे आरक्षण को दूर किया जाए। क्योंकि जो अंध तर्क वाले लोग हैं कि देश को ये कर दिया, वो कर दिया रिजर्वेशन में, अपने आप को उस हालत में रख के देखो तो पता चलता है। देखा जाए तो वो लोग तो शरीर से दलित हैं, मेजॉरिटी तो दिमाग से दलित हैं, सोच से दलित हैं। किसका कसूर है कि शुरू से हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें शिक्षा नहीं दी, हमें ट्रेनिंग दी है। हमारा जो पारंपरिक जो मूल्य थे जीवन के, जो हमें इंसान बनना सिखाते थे, और अब हमारी शिक्षा आपको फर्स्ट आने का तरीका सिखाती है। क्या बेहतर है, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। कुल मिलाकर के लबोलुआब ये है कि अगर गलत हुआ है इतिहास में और हमें पता है गलत किया हुआ है, तो अगर हम उसको दूर करने की कोशिश नहीं करते तो हमें इंसान भी कहलाने का हक नहीं है। हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, और भारतीयों का जो धर्म है, भारतीयता जो धर्म है, धर्म क्या होता है उसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूँ। मानव का धर्म मानवता होता है। आदमी की जो परीक्षा होती है उसके संस्कारों से होती है। संस्कार देने का काम परिवार में होना चाहिए, नहीं तो कुछ सामाजिक संस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन ये जो अंधी दौड़ जो चल रही है भौतिकवाद की, हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। सोचिए फिर से, और भी बातें करते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल नमस्कार।